तो आज हम लोगों को टॉपिक जो कवर करना था वो था फंक्शन या फिर मेथड। ठीक है। तो फंक्शन मेथड जनरली लोगों को पता होता है, बट फिर भी एक स्टिल हम लोग जल्दी से इसको फिनिश कर देते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि ये हर जगह हमें यूज करना है इसको। फंक्शन क्या होता है? जावा में हम लोग इसको मेथड बोलते हैं। कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को लेके कि मेथड डिपेंडेंट होता है क्लास के ऊपर में, फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है। दोनों का स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये हम लोग यहाँ जावा में ब्लॉक कैसे बनाते हैं? तो करली ब्रेसेस से। ब्लॉक का मतलब एक तरह से आप इसको समझ लीजिए स्कोप। अगर आप एक ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वो उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। अगर आप क्लास भी तो एक ब्लॉक होता है ना, ये भी तो एक ब्लॉक होता है क्लास। यहाँ पे अब क्लास के अंदर में आप इंट रोल ले लो, इंट नेम ले लो। अब यहाँ पे क्या होगा? तो वॉइड इनपुट। तो ये अलग एक ब्लॉक हो गया, बट ये अलग ब्लॉक हुआ। तो अगर इस ब्लॉक के अंदर आप कुछ बनाते हो वेरिएबल या कुछ भी, तो सिर्फ उसको इसी ब्लॉक के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। अगर इस ब्लॉक के अंदर बना दिए हो तो आप इस ब्लॉक के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, जबकि ये भी इसी ब्लॉक के अंदर है। इसका मतलब कि इसको आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। इस चीज को आप इस ब्लॉक के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ बनाते हो तो इस ब्लॉक के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये ब्लॉक एक स्कोप हो गया एक तरह से उन लोगों का कि कहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक। और अंदर में क्या होता है? स्टेटमेंट्स। एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, एंड वी कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल ब्लॉक। ठीक है। Why do we create blocks? तो function is a block of statements which performs specific task. फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो हम लोग अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं। जैसे एक्सेल में देखिएगा सम नाम का फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन। तो वी क्रिएट फंक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। चलो इतना हो गया। उसके बाद एवरी ब्लॉक हैज अ यूनिक नेम कॉल्ड फंक्शन नेम या फिर मेथड नेम। चलिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन छोड़ देते हैं, जावा पढ़ रहे हैं इसलिए अब मेथड ही बोलते हैं हमेशा। इसको हटाते हैं। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स which perform some specific task. Every block has a unique name called method name. ठीक है। मेथड नेम। अब मेथड may need some data to perform its task. The data it accepts through its parameter area. A method may need some data to perform its task. हो सकता है जैसे सम नाम का एक मेथड बना दिया हम लोग, तो सम को सम करने के लिए कुछ डेटा चाहिए, कुछ नंबर चाहिए, तभी तो वो उसको सम करेगा। एक मैक्स फंक्शन को कुछ तो डेटा चाहिए, तभी तो वो मैक्सिमम कैलकुलेट करेगा। एक मिन को तो कुछ डेटा चाहिए। एक स्क्वायर रूट मेथड जो है, फंक्शन है जो भी है, उसको तो डेटा चाहिए, तब तो वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। तो एक मेथड को कुछ डेटा का जरूरत पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनको पहले से पता है कि हमें क्या करना है, उन्हें डेटा नहीं चाहिए। जैसे पीआई। पीआई नाम का देखिए फंक्शन होता है। पीआई का वैल्यू क्या होता है? 21 बाई क्या 22/7 ना क्या? हाँ 3.14 समथिंग होता है। तो वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो हमसे डेटा नहीं पूछता है। ठीक है। जैसे एक होता है टुडे। टुडे क्या करेगा? अभी आज का आपको डेट बता देगा। नाउ। नाउ क्या करेगा?
वो आपको डेट टाइम दोनों बता देगा, अभी एकदम करंट डेट एंड टाइम। तो इन लोगों को कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। तो मेथड्स को पैरामीटर एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, जरूरत पड़ भी सकता है पैरामीटर्स का, नहीं भी पड़ सकता है। तो आप भी जब मेथड बनाओगे तो वहां पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर एरिया होता है, इसको आप आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हो, पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स। तो एक मेथड के अंदर जो भी पैरामीटर आपको पास करने हैं वो यहीं पे आपको पास करने पड़ेंगे। तो थ्रू इट्स पैरामीटर एरिया या फिर आर्गुमेंट्स एरिया, यहीं पे पास करोगे इसको, ठीक है। अब मेथड may return some data after performing its task. So we have to mention the return type of data before the method name. मेथड नेम से पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना जरूरी है डेटा का, कि ये जो मेथड है ये अंदर में किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा, वो आपको रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इफ इट रिटर्न्स नथिंग देन वी हैव टू मेंशन वर्ड। अगर मान लीजिए कि कोई मेथड, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ फंडा समझने वाला है, अगर मेथड कोई डेटा रिटर्न नहीं करेगा, डेटा रिटर्न नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट अलग होता है। आप देखिए होता है ना यहाँ पे एक सिंपली रिटर्न सेमीकोलन, ये भी सही है। रिटर्न मतलब वापस चले जाओ विदाउट टेकिंग एनी डेटा, बट एक होता है रिटर्न 5, कुछ डेटा लेके रिटर्न जाओ। तो अगर डेटा लेके रिटर्न जाएंगे तब यहाँ पे आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, ये मेथड मेरा डेटा लेके वापस नहीं जाएगा कहीं पे जहां से कॉल हुआ था, जहां से आया था, तो वहां पे आप लिखोगे void। void का मतलब दिस मेथड कैन नॉट रिटर्न एनी डेटा बट यू कैन राइट रिटर्न स्टेटमेंट। आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हो, रिटर्न सेमीकोलन। मतलब रिटर्न लिखते क्यों है, सबसे पहला चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा से ही रिटर्न कराना है। सपोज यहाँ पे आपका 5 स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कंडीशन लगाते हैं, हो सकता है कंडीशन, ऐसा कुछ कंडीशन लगाना है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो वहीं से आप वापस चले जाओ। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वहीं से रिटर्न चले जाओ, आगे मत बढ़ो। तो आप रिटर्न ले सकते हो, लेकिन हो सकता है कि हमें डेटा रिटर्न नहीं कराना है, सिर्फ वापस चल जाना है। आप दिल्ली जाओ और दिल्ली से वापस आ जाओ। लेकिन एक कोई बोलेगा क्या कि आप दिल्ली जाओ, वहां से कुछ सामान एक चीज ले लेना भाई, वो सामान लेके आप वापस आना है, वो अलग चीज हो गया। तो अगर आपको कुछ सामान लेकर रिटर्न करना है, सामान का मतलब यहाँ पे डेटा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, स्ट्रिंग डेटा हो सकता है, फ्लोट डेटा हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है क्लास का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हम यहां से सीधा रिटर्न चल जाए, कोई डेटा वगैरह लेके नहीं, तो आप रिटर्न यूज कर सकते हो। वॉइड लिखने के बाद भी आप रिटर्न यूज कर सकते हो, बट कोई डेटा नहीं, सिर्फ रिटर्न लिख के सेमीकोलन, मतलब हमको वापस जाना है, ठीक है। तो अगर इफ इट रिटर्न्स नथिंग, अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो भी आपको यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा। और रिटर्न नहीं कर रहा इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो, रिटर्न कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, बट कोई डेटा के साथ नहीं, सिर्फ रिटर्न कीवर्ड और सेमीकोलन। एंड इफ इट इज रिटर्निंग एनी specific type of data, then we have to mention that specific data type in return type। अगर आपका मेथड कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा रिटर्न करता है, सपोज स्ट्रिंग डेटा यहां पर रिटर्न करने वाले हैं कि रिटर्न कोई स्ट्रिंग वैल्यू, रिटर्न कोई इंटीजर वैल्यू, तो जिस तरह का वैल्यू आप यहां से रिटर्न करने वाले हो उसका डेटा टाइप यहां पे लिख देना पड़ेगा। अगर आपने यहां इंट लिख दिया, इट मींस दिस मेथड
कैन ओनली रिटर्न इंटीजर वैल्यू। अब देखो एक और चीज यहाँ समझना है, जैसा मैंने वर्ड में क्या बोला आपको, तो मैंने वर्ड में बोला कि अगर आप वर्ड लिख देते हो तो भी आप रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हो, डेटा रिटर्न नहीं करा सकते हो। उसी तरह अगर आपने सपोज यहाँ पे इंट लिख दिया, तो इंट लिखने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है आपके साथ कि आपको डेटा रिटर्न करना ही होगा इंटीजर टाइप का। आप चाहो तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इंट लिख दो, फिर भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आप रिटर्न मत कराओ। यहाँ पे इंट लिख दो, आप रिटर्न कीवर्ड ही यूज मत करो। आप रिटर्न इंट लिख दो और रिटर्न के साथ डेटा भी रिटर्न कर सकते हो, लेकिन वो इंटीजर टाइप का। तो ये रिटर्न टाइप जो होता है ये क्या बताता है कि अगर आपने यहाँ इंट लिख दिया तो इसका मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको रिटर्न करना ही होगा। आप रिटर्न नहीं भी कर सकते हो, रिटर्न मत लिखो आप, या फिर बिना डेटा का भी रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न सेमीकोलन। लेकिन अगर डेटा रिटर्न करोगे आप तो जबरदस्ती है भाई आपके साथ। अगर डेटा रिटर्न करोगे तो हम इंटीजर ही करने देंगे, अदरवाइज नहीं करने देंगे। आप डेटा रिटर्न मत करो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिटर्न स्टेटमेंट ही यूज मत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तब भाई जबरदस्ती है आपके साथ। हम यहाँ इंट लिख दिए हैं, इंट छोड़कर हम नहीं करने देंगे आपको। करना है तो इंटीजर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। यही है सिंपल सा फंडा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ लिख देंगे ना इंट या फ्लोट, इसका मतलब जबरदस्ती नहीं है आपके साथ कि करना ही पड़ेगा, आप नहीं भी कर सकते हो। हाँ लेकिन अगर करोगे तब जबरदस्ती है कि अगर करोगे तो फिर जो लिखो वही करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। ये हुआ। अब इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक आता है एक, कि वी कैन हैव मेनी ब्लॉक्स विथ सेम नेम। मल्टीपल ब्लॉक्स का नाम सेम हो सकता है, लेकिन अब कॉल करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा वहां पे, कौन सा कॉल होगा। तो वी कैन हैव मल्टीपल ब्लॉक्स विद द सेम नेम, ओके, बट विथ आइदर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। आप मल्टीपल ब्लॉक्स का भी नाम सेम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगा, सपोज हम लोग यहां पे करते हैं इन सम, इन सम। अब ये दो बना दिए सम सम नाम का। अब जब सम को कॉल करेंगे तब तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं एम्बिग्विटी, मतलब ये अनक्लियर है, पता नहीं कौन सा कॉल होगा। इसको क्लियर कैसे करोगे आप। तो क्लियर करने के लिए मान लीजिए अगर हम सिर्फ सम लिखते हैं तो सम तो दो दो है, कौन वाला सम ये बताना पड़ेगा। अगर सिर्फ सम को कॉल कर रहे हो, कोई भी पैरामीटर पास मत करो आप, तो ये वाला सम कॉल होगा। अगर दो पैरामीटर पास कर रहे हो और वो भी दोनों का दोनों इंटीजर, पहला वैल्यू भी इंटीजर, दूसरा वैल्यू भी इंटीजर, इसका मतलब ये वाला सम कॉल होगा। अगर आप दो वैल्यू पास कर रहे हो, इंटीजर इंटीजर, तो ये वाला कॉल होगा। अगर वही सम में दो वैल्यू पास कर रहे हो फ्लोट फ्लोट, तो ये वाला कम होगा, ये वाला कॉल होगा। तो यहां बोलने का मतलब क्या है कि आप मल्टीपल ब्लॉक्स का भी नाम सेम रख सकते हो यहाँ पे जावा में। सी में ओवरलोडिंग नहीं होता है, अभी एडवांस वाले सी में हो सकता है कि सपोर्ट कर रहा होगा, बट जो एक्चुअल सी था उसमें ओवरलोडिंग नहीं था। ठीक है, सी प्लस प्लस में ओवरलोडिंग था, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलो या मेथड ओवरलोडिंग, बट जावा में मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वी कैन हैव मल्टीपल ब्लॉक्स, हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं विद द सेम नेम, सेम नेम के साथ, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्योंकि बिना कंडीशन का तो प्रॉब्लम होगा ना, जब कॉल करोगे तो कौन सा कॉल होगा। तो कंडीशन ये है कि आइदर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ दो पैरामीटर है तो यहाँ पे पांच पैरामीटर दे दो, तो दो पास करोगे तो दो वाला कॉल होगा, पांच पैरामीटर पास करोगे आप तो पांच वाला कॉल होगा। पहला प्रॉब्लम सॉल्व यहां से। नहीं तो अगर मान लीजिए हमको यहां भी दो पैरामीटर चाहिए, यहां भी दो पैरामीटर चाहिए,
तब क्या करेंगे, तब टाइप ऑफ पैरामीटर अलग कर दो। अगर हम इंटीजर इंटीजर पास करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, फ्लोट फ्लोट पास करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। ये हुआ अभी तक। एंड इट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। जावा में जो मेथड ओवरलोडिंग होता है ना, इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। कि अगर एक क्लास के अंदर में आपका मल्टीपल मेथड्स का नाम अगर सेम हो गया तो बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब एक लोग इंटरव्यू वगैरह में ना ज्यादातर इसमें कंफ्यूज करेंगे आपको। कैसे? तो कंफ्यूज करेंगे आपको हम्म, ये चीज करके। अब आप बताइए कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी है कि नहीं है दोनों में। अब बोलेंगे ये तो अलग अलग है। लोग आपको इंटरव्यू में कंफ्यूज करेंगे। सिंपल से एक फंडा याद रखिएगा, दो चीज है। एक हम लोग मेथड को कॉल करते हैं और एक मेथड से रिटर्न करते हैं। और तो कुछ होता नहीं है बीच में, अपना जो अंदर में ऑपरेशन होता है सो होता है। आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो पहला चीज, और उसके बाद फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। प्रॉब्लम यहाँ कॉलिंग का है, रिटर्न में तो हमको जाना ही नहीं है। ये कब काम करता है? जब आप फंक्शन के अंदर मेथड के अंदर घुस गए, उसके बाद इसका रोल है निकलते समय। ये रोल प्ले करेगा निकलते समय। प्रॉब्लम तो यहाँ घुसते समय है, कॉल में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलेगा सम को आप कॉल कर रहे हो फ्लोट फ्लोट, यहां भी सम है फ्लोट फ्लोट। ये गलत है, क्योंकि कॉलिंग के लिए हम ये देखते हैं, रिटर्निंग के लिए ये होता है। कॉलिंग जब आप किसी मेथड को कॉल करते हो ना, या फिर किसी लैंग्वेज और फंक्शन को भी, तो कॉल करते समय इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम कॉल करके अंदर घुस गए, अब निकलते समय इसका मतलब है। होता ना कहीं पे, एक सोसाइटी में एक एंट्री पॉइंट होता है, घुसने का रास्ता, एक निकलने का रास्ता। ये घुसने का रास्ता है, प्रॉब्लम घुसने में है। हम घुसेंगे उसके बाद ना निकलेंगे। प्रॉब्लम तो घुसने ही नहीं मिल रहा हमको। देखिए घुसने समय यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, एम्बिग्यूटी, कि किस में घुसे, इसमें घुसे कि इसमें घुसे। घुसने समय ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये चीज क्लियर है सबका, कि कॉलिंग करने का रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एम्बिग्यूटी है, किसको कॉल करें। आपने पास किया सम में दो फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट वैल्यू, कौन सा कॉल होगा, ये वाला कि ये वाला? तो लोग इसमें ज्यादातर कंफ्यूज करेंगे आपको इंटरव्यू में, और होता ही ये चीज। ये ओवरलोडिंग वाले में ना ये लोग कंफ्यूज करेंगे। मेथड हमें जानना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरलोडिंग कब होता है, ओवरराइडिंग कब होता है। कॉलिंग करने का किससे मतलब है? तो रिटर्न टाइप से कोई रिलेशन नहीं है किसी भी तरह से, फंक्शन या मेथड को कॉल करने का। सिर्फ उसका नाम और पैरामीटर से मतलब होता है। तो इस रूल के हिसाब से ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि अगर नाम सेम होगा तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। और अगर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम हो गया तो टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो भी सेम हो गया, गलत है फिर। नो। ये एकदम सही है। आप जब इंट इंट फ्लोट पास करोगे तो ये कॉल होगा। आप जब राइट, फ्लोट हाँ, इंट इंट वही मैं पास सोच करोगे तो रहा ये था, कॉल राइट। होगा। हम्म। ठीक है, और आप जब फ्लोट फ्लोट इंट पास करोगे तो ये कॉल होगा। अभी ये परफेक्ट है, हम्म। हम्म। क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर तो अलग है, टाइप ऑफ पैरामीटर अलग हो, मतलब सीक्वेंस भी मेंटेन करता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अब आप बोलोगे ना कि ये वाला और ये, सॉरी कहाँ गया, सपोज यहाँ भी है वही चीज। अब बोलोगे यहाँ पे दो इंटीजर है एक फ्लोट है, यहाँ भी दो हम्म। इंटीजर है एक फ्लोट है, लेकिन सीक्वेंस देखिए। आप राइट। यहाँ पहले क्या पास कर रहे हो, जब इसको कॉल करोगे तो क्या करोगे आप, ये चीज करोगे कॉल करते टाइम। जब आप इसको कॉल करोगे तो क्या करोगे? तो ये तो देखने से ही अलग हो गया, तो जावा तो समझ ही जाएगा इसको, राइट। हम्म। कि इंट इंट फ्लोट, फ्लोट इंट इंट। इसका मतलब ये परफेक्ट है, मतलब यहाँ कोई गलत नहीं है। बोलिए क्लियर है सबका, या किसी को कोई डाउट है? अश्विनी, धीरज, दीपाली, आप लोगों का किसी को भी? गौरव आपका क्लियर हुआ है? क्लियर क्लियर है। हाँ ठीक है। यहाँ पे लोग फंसाता है इंटरव्यू में लोग, वो लोग दिखाएगा कि ये तो अलग है, आप बोलोगे इसको छोड़ दीजिए, ये तो अभी प्रॉब्लम घुसने में है। ये तो निकलने समय देखा जाएगा कि क्या दिया हुआ है, वॉइड है कि क्या है। प्रॉब्लम घुसने में है, तो घुसने का प्रॉब्लम का यही उपाय है। अब रहा कि जो थ्योरी बताना है एक और चीज का, रिकर्शन का, उसके बाद प्रैक्टिकल में चलेंगे। रिकर्शन, रिकर्शन क्या होता है? तो फंक्शन बोलिए चाहे मेथड बोलिए, जावा में मेथड बोलेंगे हम लोग। रिकर्शन इज अ
प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ मेथड या फंक्शन फ्रॉम इनसाइड द सेम मेथड। आप किसी मेथड को अगर उसके अंदर से उसी को कॉल कर रहे हैं तो वो रिकर्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए ये रिकर्शन नहीं है। एक आपने फंक्शन बनाया, मेथड बनाया टेस्ट 1 नाम का, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट आपने लिख दिया जो भी लिखना है। एक टेस्ट 2 नाम का आपने मेथड बनाया, यहां से आप टेस्ट 1 को कॉल कर रहे हो, तो एक फंक्शन के अंदर से आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है। एक फंक्शन या मेथड के अंदर से जब उसी को कॉल करते हो तो ये रिकर्शन होता है। रिकर्शन का डेफिनेशन बढ़िया से ध्यान रखिएगा इसको। बहुत सारे किताब, नेट, बहुत सारी जगह पे क्या लिखा रहता है, रिकर्शन इज अ फंक्शन। रिकर्शन इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन इज डिफरेंट थिंग, रिकर्शन इज डिफरेंट थिंग। Recursion is not a function, it is a process of calling a function from inside that function. बहुत सारे जगह पे आपको ऐसा-ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा ना कि वहां पे आप कंफ्यूज हो गए और आपको लगेगा ना कि सही बोल रहा तो यही तो है फंक्शन, रिकर्शन। एक फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कॉल कर रहे थे, ये तो फंक्शन ही है। ये नहीं, ये फंक्शन है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा आपसे कि टेस्ट 3 क्या है। अगर कोई बोलेगा टेस्ट 3 क्या है, तो टेस्ट 3 इज अ फंक्शन। बट कोई बोलेगा कि ये जो काम हो रहा है इसके अंदर में कि टेस्ट 3 के अंदर से आप टेस्ट 3 को कॉल कर रहे हो, दिस इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम इनसाइड दैट फंक्शन। रिकर्शन इज नॉट अ फंक्शन, रिकर्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। एक फंक्शन को उसी के अंदर से कॉल करने का ये प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। ये नहीं कि रिकर्शन एक फंक्शन होता है, ऐसा नहीं। तो हम कुछ कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं आप लोग का, ठीक है। जबकि बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा मिलेगा देखने को। नेट पे भी सर्च करना, बहुत जगह पे मिल जाएगा कि रिकर्शन इज अ फंक्शन। ऐसा नहीं, फंक्शन नहीं है वो, ठीक है? क्योंकि एक सिंपल सा चीज़ ये भी याद रखिएगा आप कि इंटरनेट पे सब कुछ आपको सही नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं भी आपको सही पढ़ाऊँगा, ठीक है? हम भी गलत हो सकते हैं। लेकिन हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर हम 10 साल, 12 साल, कितना भी साल से अगर हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो मैंने इसको क्या समझा है, दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस किताब में क्या लिखा हुआ है, मैंने कहाँ से पढ़ा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने क्या समझा है। तो ये मेरा डेफिनिशन है। मेरा डेफिनिशन भी बहुत सारी जगह पे हो सकता है ये चीज़। रटा-रटा या कुछ नहीं है, रटा हुआ नहीं है। मैंने रिकर्शन को क्या समझा है, तो अकॉर्डिंग टू मी, रिकर्शन इज़ नॉट अ फंक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम इनसाइड दैट फंक्शन। ठीक है? ये होता है रिकर्शन। अब प्रैक्टिकल करेंगे तो बताएँगे, रिकर्शन कब कहाँ यूज़ करेंगे। तो रिकर्शन में आप नॉर्मल मेथड को भी कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन के अंदर से सिर्फ उसी फंक्शन को कॉल करने का स्टेटमेंट होना चाहिए, तब ये प्रोसेस रिकर्शन है, ऐसा नहीं। आप एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो, इसको भी कॉल कर सकते हो। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर से उसको कॉल कर रहे हो उसी को, इट मीन्स द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्शन। रिकर्शन इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा, क्या होगा, अब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। सिर्फ रिटर्न वापस जा रहा है, ये जहां से कॉल हुआ तो कोई डेटा लेके नहीं जा रहा। आप सोचोगे कि हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि नम इक्वल टू ये कर दें कि कोई डेटा रिटर्न के यहाँ पे स्टोर कर दे, ये नहीं होगा। डेटा रिटर्न नहीं हो सकता है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो इसमें। देखिए सॉल्यूशन तो हर चीज का है। आप चाहते हो कि हम रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन ये नम इक्वल टू हम लिख रहे हैं अच्छा, ये चीज हम क्यों लिखते हैं कि ये फंक्शन को कॉल करेंगे, वो कुछ रिटर्न करेगा तो नम में स्टोर हो जाना चाहिए, इसलिए लिखते हैं ना हम लोग। अब आप यहाँ क्या कीजिए, यही नम को पास कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई वेरिएबल हम पास कर दिए।
आप चाहे तो उस वेरिएबल का एड्रेस में ही जाके ये काउंट को सेव कर दीजिए। हम लोग पढ़ते थे ना C++ या जावा भी है, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस वो पॉसिबल है, वहां पे आप रिटर्न भी नहीं कर रहे हो लेकिन वैल्यू चेंज भी हो जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, num इक्वल टू test1 लिख रहे थे, इसका मतलब कि test1 कुछ रिटर्न करेगा और वो हम num में स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो num में स्टोर करना तो वैसे मत करो, अगर ये रिटर्न नहीं हो रहा तो आप सीधा num को पास कर दो यहाँ पे, वो num का एड्रेस में जाके वहां पे स्टोर कर देगा। तो यहाँ int num लिख दिया हम लोग। एक चेंज नाम का इंक्रीज इंक्रीज कर दिए, num इक्वल टू और num इक्वल टू यहाँ पे 5 कर दिए हम लोग। इंट इंक्रीज, तो num प्लस प्लस रिटर्न num। हम लोग इंक्रीज फंक्शन में क्या पास किए, 5, यहाँ 5 आया, num कितना हो गया 6, रिटर्न 6, इसके जगह पे क्या हो गया 6, तो num इक्वल टू 6 हो गया ना, तो इसका वैल्यू चेंज हो गया है। देखिए आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि num का वैल्यू क्या हो चुका, अब 6 हो चुका है। तो एक तो ऐसे किए हम लोग, आया 6, तो ये तो एक पहला तरीका हुआ रिटर्न के थ्रू। अगर हमको रिटर्न नहीं करना है लेकिन ये num का वैल्यू 6 हो जाना चाहिए। अच्छा पहले ये बताइए कि ये प्रोग्राम समझ में आया आप लोगों को, बोलिए सबको समझ में आया ये चीज, कि हम लोग एक num में 5 लिया और num इक्वल टू इंक्रीज में num को पास कर दिया हम लोगों ने, तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ये 5 पास हो गया, यहाँ 6 हुआ, 6 रिटर्न किए तो इसके जगह पे 6 आया, मतलब num इक्वल टू 6। हम एक फंक्शन को कॉल किए, हम यहाँ num को पास कर दिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, आउटपुट क्या आएगा अब, आउटपुट 5 आएगा। ये सबको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या किए, मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन है, ये इंक्रीज फंक्शन है। मेन फंक्शन में एक num नाम का वेरिएबल है जिसमें 5 है। अब इंक्रीज फंक्शन में हम 5 पास कर दिए, ये 5 है, 5 पास किए यहाँ पे, तो इंट num, वहां पे भी एक num नाम का वेरिएबल है जिसमें 5 आ गया। अब num प्लस प्लस, ये num का वैल्यू 6 हो गया, ये काम खत्म हुआ, वापस आइए, ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद num को प्रिंट कराइए, आप कहाँ पे है, मेन के अंदर में, मेन के अंदर में num को प्रिंट कराइए 5। अब आप बोलोगे मैंने तो चेंज किया था, आपको लग रहा है कि आपने चेंज किया था, ये अलग वेरिएबल है, लोकल स्कोप, ये अलग वेरिएबल है, आप सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो। इसका मतलब कि आप चाहते हो कि इसका वैल्यू को चेंज करना है, तो सबसे पहला तरीका है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज में 5 पास कर दिया, नम, तो इंक्रीज में 5 पास किया हम लोग। जब 5 पास किया तो नम को 6 किया, और रिटर्न क्या कर रहा है नम, ये 6 को रिटर्न कर रहा है, किसको, नम इक्वल टू, यहाँ है ना, नम इक्वल टू इंक्रीज नम, ये 6 उसको रिटर्न कर देता, नम में 6 हो गया ना। अब यहाँ नम को प्रिंट कराइए, यहाँ तो 6 है ना, ये तो नम चेंज हो चुका है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, हमको रिटर्न नहीं करना है, नम का एड्रेस पास कर दीजिए। इसको रन करिए, 6 आया। हम तो यहाँ कुछ रिटर्न टर्न नहीं कर रहे हैं, हो क्या रहा देखिए, एग्जाम्पल, ये मेन है,
इंक्रीज है। मेन में एक नम है, नम नाम का वेरिएबल बनाए, तो हर वेरिएबल का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस होगा, सपोज 100। इंक्रीज में भी नम है, सपोज इसका एड्रेस 200। ठीक है, लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल में हमेशा एड्रेस होता है, और जावा में सब कुछ पॉइंटर ही होता है। ठीक है, हम बताते हैं, प्रैक्टिकल बताएंगे आप लोगों को, जावा में भी करेंगे ये, बस जावा अभी तक पढ़े नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं ऐसा। तो इंट नम इक्वल टू 5 किसमें, यहाँ पे इंक्रीज को कॉल किए, एड्रेस ऑफ नम पास किए, तो ये नम पॉइंटर वेरिएबल क्या चला गया, 100 पास हो गया ना, नम का एड्रेस 100। अब 100 पास कर दिए, अब यहाँ देखिए 100 का वैल्यू पॉइंटर लगाने से क्या होता है, नम में जो है, नम में क्या है, यहाँ पे 100 है, तो पॉइंटर मतलब उसके अंदर क्या है, तो 100 के अंदर क्या है 5, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉइंटर नम मतलब 5 + 1 6, ये 6 कहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, 100 का वैल्यू पे, तो 100 का जो वैल्यू था वो 6 हो चुका है ना, ये काम खत्म हुआ, वापस आइए, ये लाइन एग्जीक्यूशन खत्म, यहाँ ये नम का वैल्यू प्रिंट किया, मेन वाला नम, मेन वाले नम में क्या है 6 है, इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, एक होता है कॉल बाय, ये था कॉल बाय वैल्यू, हम वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम एड्रेस पास कर, अगर हम एड्रेस पास कर देंगे तो उस फंक्शन को हम ये क्षमता दे दिए कि भाई आप मेरे अंदर, हम आपको एड्रेस बता दे रहे हैं, आप वहां पे जाके घुस के काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, हम एड्रेस नहीं बताएंगे, हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, हम आपको वैल्यू कॉपी पेस्ट कर दिए, ये हम अलग, आप अलग, आप उसमें जो भी कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, आप अपना वाला में कर रहे हो, मेरे वाले में नहीं, ये अपना वैल्यू नहीं दिया उसको, ये कॉपी किया सिर्फ, कि उसको बता दिया कि मेरे पास 5 था, आप समझ जाओ 5 है, आप अपना वेरिएबल बनाओ, आपको जो करना करो, यहाँ पे एक नया वेरिएबल नहीं बन रहा, ये पॉइंटर वेरिएबल किस लिए बनाया है, किसी का एड्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर एड्रेस आपको मिल गया ना तो उसके घर में घुस के आप कुछ भी कर सकते हो। और जावा में जो हम लोग पास करते हैं ना ऑब्जेक्ट वगैरह, सारा कॉल बाय रेफरेंस होता है, सब यही होता है, तो इसलिए जावा में आपको चाहो तो किसी के अंदर घुस के काम कर सकते हो आप। मेथड क्या है, फंक्शन क्या है, रिकर्शन क्या है, कॉलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और आप, अच्छा हाँ एक और चीज, लेकिन चलिए वो चीज बता के फायदा नहीं है, क्योंकि वो C++ में अलग सिंटैक्स है, मैंने तरीका अलग है, जावा में अलग है, तो खैर ठीक है, इतना दूर तक हमारा जो भी था, आप लोगों को मेथड पता चल गया, रिटर्न करना पता चल गया, पास करना पता चल गया, मेथड ओवरलोडिंग पता चल गया, रिकर्शन पता चल गया, थ्योरी, प्रैक्टिकल नहीं। तो अब है इसका प्रैक्टिकल, तो आपको ये पता है कि मेथड यहाँ पे क्लास के अंदर होता है, ठीक है, अब हमें क्लास बनाने सीखना इसमें, और आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग ना आईडीई एक इंस्टॉल कीजिएगा, कौन सा आईडीई, विजुअल स्टूडियो कोड, आप ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे जगह पे जाके काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं कि जावा प्रोग्राम को कमांड लाइन से आप कैसे रन करवाओगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये है हमारा डी ड्राइव, डी ड्राइव में यहाँ पे एक फाइल बनाइए, सॉरी विंडो आर, चलिए यहीं से करते हैं, नोटपैड, क्लास माई फर्स्ट जावा प्रो, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिए, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बन गया हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, यही है जावा का। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम रन कराने बताते हैं, इसको रन कैसे कराते हैं, तो इसको आप सेव कीजिए, और जब भी इसको सेव कीजिएगा तो एक प्रोग्राम के अंदर में मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं आपके, एक प्रोग्राम के अंदर में एक से ज्यादा क्लास हो सकता है, बट आप उसको सेव किस नाम से करना है, तो जिस क्लास में मेन मेथड है, तो ये नाम से आपको सेव करना होगा, तो सेव करते हैं कहाँ पे, चलिए डी ड्राइव में सेव कर लेते हैं, लास्ट आपको लिखना होगा डॉट जावा,
जैसे पाइथन में लास्ट में डॉट पी होता है, सी में डॉट सी होता है, सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी होता है। आप स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही चीज यूज कर सकते हो, और वो है अंडरस्कोर, फाइल के नाम में। ठीक है, चलिए इसको हम लोगों ने सेव कर दिया। रन कैसे कराएंगे? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, cmd, कहाँ पे था? डी ड्राइव में था ना, डी ड्राइव में हम लोग घुस गए। dir से एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे है माई फर्स्ट प्रो डॉट जावा। इसको रन कराना है, कैसे कराएंगे हम लोग? पहले कंपाइल कीजिए। जावा प्रोग्राम को हम लोग पहले कंपाइल करते हैं। बताइए, किसी को पता है जावा का कंपाइलर का नाम क्या है? क्योंकि जावा जावा में, सी। हाँ, जावा में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों है। पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर है, जावा में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों है, तो दोनों का नाम भी है। कंपाइलर का नाम जावा सी, स्पेस नहीं है, एक साथ है, जावा सी। और इंटरप्रेटर का नाम सिर्फ जावा। तो जब आपको कंपाइल करना होगा तो जावा सी यूज करना होगा। जावा सी स्पेस, हम कंपाइलर कॉल कर दिया, जावा सी स्पेस, फाइल का नाम कौन सा फाइल को कंपाइल करना है? तो माई फर्स्ट जावा प्रो डॉट जावा, पूरा एक्सटेंशन के साथ, फाइल नेम और एक्सटेंशन दोनों देना पड़ता है। एंटर। कुछ एरर आया? नहीं आया, रहता तो आता। चलिए करली ब्रेसेस मिस्टेक कर दीजिए, छोड़ दीजिए, करली ब्रेसेस हम लोग नहीं लिखे हैं। कंपाइल कीजिए तो माई फर्स्ट जावा प्रो जावा, दूसरा लाइन एरर, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। वो अपने भाषा में बात कर रहा है कि यहाँ पे सेमीकोलन दीजिए। माई फर्स्ट जावा प्रो इतना एरर, क्लास इंटरफेस इनम और रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब इसको सही कर दीजिए आप। तो अगर कुछ भी एरर नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब एरर नहीं है, कंपाइल हो चुका है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि व्हाट हैपेंस इफ यू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम एंड इफ देयर इज एनी सिंटैक्स एरर। तो अगर एरर आएगा तो इट विल रिपोर्ट यू द लिस्ट ऑफ एरर्स। ये आपको जो जो एरर्स है वो आपको रिपोर्ट करेगा कि भाई इस लाइन में ये प्रॉब्लम है, आपको बता दिया, और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये बता देगा आपको। आप एरर को ठीक करो, फिर से रिकंपाइल करो। आपने फिर से कंपाइल किया, फिर से कोई एरर था, फिर से वो बताएगा कि यहाँ पे ये दिक्कत है। फिर से आपने करेक्ट किया, और इस बार आपका कोड में कोई एरर नहीं है। अब आप कंपाइल कर रहे हो, तो जब एरर कुछ नहीं होगा आपके कोड में, तो क्या होगा? तो इट विल जनरेट बाइट कोड। बताया गया था ना कि जावा हाई लेवल लैंग्वेज से सीधा बाइट कोड फाइल जनरेट करता है। तो ये जो फाइल जनरेट करेगा, उस फाइल का नाम क्या होगा और एक्सटेंशन क्या होगा? बाइट कोड कौन सा फाइल का एक्सटेंशन होता है? क्योंकि डॉट जावा में तो आपका जावा का प्रोग्राम लिखा हुआ है, बट बाइट कोड जो होता है ना, डॉट क्लास फाइल। और नाम क्या रहेगा? कितना बाइट कोड जनरेट होगा, कितना क्लास फाइल जनरेट होगा एक प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तब तो कोई सवाल ही नहीं है फाइल जनरेट करने का। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो ये डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। कितना क्लास फाइल जनरेट करेगा? जितना आपके प्रोग्राम में क्लास था। अगर आपके प्रोग्राम में 5 क्लास था, स्टूडेंट, टीचर, रिजल्ट, एग्जाम, पैसेंजर, तो ये रिजल्ट डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट क्लास, टीचर डॉट क्लास, एग्जाम डॉट क्लास, पैसेंजर डॉट क्लास, जितना क्लास होगा हर क्लास का एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगा। तो फिलहाल चूंकि हमारे में अभी एक ही क्लास है ना, माई फर्स्ट जावा प्रो डॉट जावा, तो ये क्या करेगा? माई फर्स्ट जावा प्रो डॉट क्लास, देखो बन गया होगा। कंपाइल कर दिया है ना, माई फर्स्ट जावा प्रो डॉट क्लास प्रॉपर्टीज, देखो क्लास फाइल है ये। अगर हमारे प्रोग्राम में मान लो एक से ज्यादा रहता तो चलो एक काम करते हैं, क्लास स्टूडेंट, इंटीजर, टीचर आईडी। क्लास का नाम हमेशा यहाँ पे कैपिटल होता है, और इंटीजर, रोल। सेव कर दिए। तो सेव करने के बाद कुछ नहीं हुआ, देखिए सेव करने के बाद अगर आप कोई एक भी क्वेश्चन चेंजेस है मेरे करते को हो, यहाँ पे। हम एक एक मिनट बस, आप कोई भी इसमें चेंजेस करते हो इस फाइल में, तो आपको फिर से कंपाइल करना होगा। तो देखिए फिर से कंपाइल करना है, जावा सी माई फर्स्ट प्रो डॉट जावा, फिर से रन करके आप देखिए क्या क्या है इसमें। स्टूडेंट डॉट क्लास, टीचर डॉट क्लास, माई फर्स्ट जावा प्रो डॉट क्लास, 3 फाइल बन गया। इसका मतलब कि आपका प्रोग्राम में जितना क्लास होगा
उस नाम से डॉट क्लास फाइल बन जाएगा, और उस क्लास फाइल में क्या होता है, तो उस क्लास फाइल में बाइट कोड होता है। अब आते हैं जावा और पाइथन में, थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हो सकता है, मेंबर डेटा, मेंबर मेथड। हम मेंबर मेथड नहीं भी रख सकते हैं, सिर्फ मेंबर डेटा रहेगा। मेंबर डेटा नहीं भी रह सकता है, सिर्फ मेंबर मेथड रहेगा। तो क्लास तो बन गया, आपने इसको यूज नहीं किया है अभी तक, आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्लास बना के छोड़ दिया आप, बाद में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, हम लोग बना सकते हैं। आपको तो दो प्रॉपर्टी पता है, मेंबर डेटा और मेंबर मेथड। दोनों में से कोई भी हो सकता, जरूरी नहीं कि वेरिएबल मेथड बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है सिर्फ वेरिएबल रहे, एज ए स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम लोग इसको, क्लास को। हो सकता है सिर्फ मेथड रहे। अब देखिए स्ट्रिंग एआरजीएस का आपको काम समझ में आएगा यहाँ पे। ये तो कंपाइल करने के लिए जावा का कंपाइलर था। अच्छा हाँ, उस टाइम बोल रहे थे कि जावा पाइथन में अगर कोई बोलेगा ना कि फास्ट किसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, अगर आपसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन की बात किया जाए ना, तो जावा पाइथन से फास्ट है। कैसे? प्रूफ देते हैं आपको हम। आप नेट पे भी पढ़ लीजिए कहीं भी, और हम आपको एक प्रैक्टिकली ये बोलिए को दिखा के भी प्रूफ दिया जा सकता है कि मैंने क्या बोला, कि जब आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो वो कौन सा फाइल जनरेट करता है, डॉट क्लास फाइल। ठीक है, अगर प्रोग्राम सही है तो, गलत होगा तो नहीं जनरेट करेगा वो। सही है तो डॉट क्लास फाइल जनरेट कर दिया। डॉट क्लास फाइल में क्या होता है, बाइट कोड 01, पूरा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं लाइब्रेरीज में। लाइब्रेरीज आप लोग नाम सुने होंगे कि हम लोग पहले से क्लास वगैरह सब कुछ बना के रख देते हैं। अगर आप सी में हेडर फाइल्स की बात करो, तो हेडर फाइल में क्या होता है, पहले से फंक्शन वगैरह सब कुछ बना के रख दिया गया है। उसी तरह जावा भी है, उसी तरह पाइथन भी है, कि पहले से बहुत सारी चीजें बना के रखी हुई हैं। अगर आपको किसी चीज को यूज करना है तो आप क्या करते हो, उसको पहले इंपोर्ट करते हो, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हो, उसके बाद आप उसको यूज करते हो। अगर आप बात करो सी सी प्लस प्लस का, सी सी प्लस प्लस में जो हेडर फाइल बना के रखा हुआ है, हेडर फाइल में क्या है, सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा हुआ है। जो फंक्शंस लिखा हुआ है वो सी सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। पाइथन का जो लाइब्रेरी वगैरह आप लोग डाउनलोड मतलब इंपोर्ट करते हो, इंक्लूड करते हो प्रोग्राम में, उसमें क्या लिखा हुआ है, पाइथन का कोड लिखा हुआ है। मतलब कि मान लीजिए आपने एक ऐसे लाइब्रेरी को इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में जहां 10 लाइन कोड लिखा हुआ है पाइथन का, तो वो पाइथन का 10 लाइन का कोड आपके प्रोग्राम में आ गया। और आपने अपने प्रोग्राम में 5 लाइन का कोड लिखा है, वो 15 का 15 लाइन कौन सा है, पाइथन में लिखा गया है। वो 15 लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, इंटरप्रीट कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, वहां पे इंटरप्रीटर में क्या होता है, चेक करना, एग्जीक्यूट करना, चेक करना, एग्जीक्यूट करना, चेक करना, एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे चेकिंग नहीं होगा, जितना सारा क्लास फाइल है ना, ऑलरेडी वो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको वो कन्वर्ट नहीं कर रहा। सिर्फ जो आपका प्रोग्राम है उसको ये कन्वर्ट कर रहा है, जो हाई लेवल में लिखा हुआ है। लेकिन आप पूरा जावा में कोई भी चीज को आप इंपोर्ट करते हो, पूरा दुनिया से कहीं से भी, हर जगह पे जो रिपोजिटरी हो, डिपेंडेंसी हो, जो भी चीज हो, सारे जगह पे क्या है, क्लास फाइल बना के रखा हुआ है। सब पहले से टेस्टेड है, कंपाइल्ड है वो। आपको उसको कंपाइल नहीं करना है। आप जब कंपाइल करते हो तो जो आपका कोड है सिर्फ वो कंपाइल होता है, लेकिन जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी कंपाइल्ड है पहले से। लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में वो सब कंपाइल्ड नहीं है, क्योंकि जावा में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होता है। यही इसका एडवांटेज है कि आप जब बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो ना, तो देखिएगा एक एक प्रोग्राम में हम लोग हजारों चीजों को, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं हम लोग अलग अलग जगह से। जब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे काम करेंगे, इंटरनेट नेटवर्क प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे, तो अलग अलग जगह से हम लोग चीजों को इंपोर्ट करते हैं। तो आप हमेशा एक चीज याद रखना जावा में, कि जो भी चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी कंपाइल्ड है पहले से, वो क्लास फाइल है जो आप इंपोर्ट करते हो, सब में बाइट कोड लिखा हुआ है। तो जब आप इंपोर्ट कर लिए और जब अपने प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे, तो वो सिर्फ आपका कोड को कंपाइल कर रहा है। वो जो आप इंपोर्ट किए हो ना, उसको कंपाइल नहीं कर रहा, ऑलरेडी कंपाइल्ड है। तो सोचिए कितना काम छोटा हो गया। लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हजारों चीजों का आप इंपोर्ट करते हो, तो वो भी चीजें आपके प्रोग्राम में कंपाइल होती है उस टाइम में, मतलब चेक होती है कि सही है कि गलत है। एक एक लाइन चेक होता है, एग्जीक्यूट होता है, चेक होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसमें टाइम लगता है। बट यही कंप्यूटर है कि हम लोग थोड़ा सा क्या बोले, एक दो सेकंड में अगर कुछ हो जाएगा ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको लगता है कि बराबर ही तो है। बराबर नहीं। जब आप कोई गेम वगैरह कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन पे काम करोगे 2 GB 4 GB पे, तब समझ में आएगा कि उसमें टाइम लग रहा है। तो जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के हिसाब से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फास्ट है। इट इज द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो, इससे फास्ट और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों? वो क्लास फाइल के चक्कर में। क्योंकि क्लास फाइल में ना सब बाइट कोड है, वो कंपाइल नहीं होगा। आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो सिर्फ वो कंपाइल होगा वो।
ये चीज हुआ। अब इसको रन कैसे कराते हैं हम लोग? कंपाइलर का नाम है जावा सी, इंटरप्रेटर का नाम है जावा। अब देखिए आपको गौरव आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे। स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं? आपने बोला इंट क्यों नहीं लिखते हैं, तो वो इसका सिंटेक्स है, लेकिन क्यों है? हर चीज का तो रीजन होता है ना, क्यों है? तो जावा स्पेस, अब पता है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? माई फर्स्ट जावा प्रो डॉट जावा नहीं, आपको यहाँ सीधा क्लास फाइल का नाम देना पड़ता है। क्लास फाइल का नाम। और फाइल का नाम, अब आप बताइए सब कोई, फाइल का नाम क्या होता है? स्ट्रिंग होता है ना, वो तो इंटीजर फ्लोट नहीं होता है। और सोचिए कि ये पैरामीटर है, ये जो आप रन करा रहे हो ना, इसका मतलब आप ये मेन मेथड को कॉल कर रहे हो। तो हम क्या किए, जावा स्पेस माई फर्स्ट जावा प्रो, यहां पे डॉट जावा डॉट क्लास नहीं, सिर्फ फाइल का नाम, एक्सटेंशन नहीं, जिस फाइल के अंदर में आपका मेन मेथड है। तो अब जब यहां पे आप देते हो कि जावा माई फर्स्ट प्रो, इसका मतलब माई फर्स्ट प्रो क्लास का मेन मेथड कॉल हो गया। लेकिन हम यहां पे कुछ पास नहीं कर रहे हैं। ये आर्गुमेंट्स में आप जीरो आर्गुमेंट्स भी हो सकता है। तो अभी तक हम लोग कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं, क्यों? क्लास में भी हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। देखिए ये क्लास है ना, हम लोग यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं बगल में नहीं, लेकिन क्लास, ये जो बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट। मैंने कमांड लाइन में भी हम प्रोग्राम के अंदर में पैरामीटर पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। बट कि आपने बोला स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इसका यूज कब आएगा? तो आप चाहे तो कमांड लाइन में डेटा पास कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे? आपने लिखा जावा माई फर्स्ट प्रो, जूम कर देते हैं, तो जावा स्पेस माई फर्स्ट प्रो स्पेस, अब पैरामीटर पास कीजिए, हेलो स्पेस, बाय स्पेस, हाई स्पेस, 123 स्पेस 45.6, एंटर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इस पे काम नहीं किया है, तो हेलो वर्ल्ड आया, प्रिंट हुआ। बट हम इसको देखना चाहते हैं क्या क्या हम लोग पास किए हम लोग। ठीक है, चलिए हम चाहते हैं क्या इसमें कि टोटल 3 पैरामीटर पास करेंगे। जैसे कमांड लाइन भी काम करता है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा, जब फाइल वगैरह को कट कॉपी पेस्ट करते हैं, रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं, वहां क्या होता है? ARGS 0, जीरो में पता है क्या है? द फाइल नेम इटसेल्फ। 1 2 3 कंट्रोल एस। लेकिन जब भी आप याद रखना, जब भी whenever you make any small change in your code, then you have to recompile it again. जावा सी माई फर्स्ट जावा प्रो, ठीक है, अब रन करिए, जावा माई फर्स्ट जावा प्रो, हेलो 1 2 3, हाय, फॉल्स, आया, हेलो 1 2 3, हाय, फॉल्स। ये पैरामीटर्स है। अब रहा क्या कि जब आप फाइल नेम लिखते हो, तो यहां जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो, देखो, अगर आप पूछोगे कि स्ट्रिंग ही क्यों दिया गया है, तो स्ट्रिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर स्ट्रिंग में आप 1 2 3 भी लिख देते हो, तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। स्ट्रिंग में अगर आप फ्लोट लिखते हो, आप उसको फ्लोट में वापस कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब स्ट्रिंग एक ऐसा है, अगर आप वहां पे इंट लिख देते, तो क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। अगर आप फ्लोट लिख देते, तो क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है? बुलियन एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। अगर आप स्ट्रिंग लिख दोगे, तो 1 2 3 पास करो, पॉइंट में पास करो, वो है स्ट्रिंग, बट बाद में आपको जैसा चाहिए आप उसमें उसको टाइपकास्ट कर लो। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्ट्रिंग लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग के अंदर में आप कोई भी वैल्यू दो, वो पहले एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा, उसके बाद अगर आप चाहो तो उसको अपना इंटीजर फ्लोट ये सब में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग वहां पे इंट ARGS रहता है, तो क्या यहाँ पे पैरामीटर में हम स्ट्रिंग पास कर पाते? नहीं। लेकिन स्ट्रिंग ARGS है, तो क्या आप कुछ भी पास कर पा रहे हो और बाद में उसको यूज कर सकते हो एज इट इज? अगर आपने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो ये एज अ स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट कर रहा है इसको। लेकिन आप चाहो तो इसको बाद में एज एन इंटीजर भी काम करा सकते हो, इससे करा सकते हो। यही रीजन है कि सारे आर्गुमेंट्स को, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को इंटीजर नहीं करके स्ट्रिंग एक ऐसा कर दिया है जिसमें सारा तरह का वैल्यू घुस जाएगा। क्लास का नाम क्या था? माई फर्स्ट जावा प्रो, सॉरी, आपने ये लिखा,
इसके बाद आप क्या कीजिए, इंटीजर पास कीजिए, ये पास कर दीजिए, स्ट्रिंग के हिसाब से बोले ना, स्ट्रिंग में फायदा क्या है, आप कुछ भी ले सकते हो, बाद में आप स्ट्रिंग्स आपको जिसमें कन्वर्ट करना है कीजिए ना, लेकिन ले सकते हैं हम कुछ भी यहाँ पे, इसीलिए उसको स्ट्रिंग बनाया हुआ है। बोलिए आपका क्लियर है गौरव, ये कुछ भी ले लेगा। क्लियर है। अब बाद में आप क्या कीजिए, आपको उसको स्ट्रिंग बनाना है, डिक्शनरी बनाना, लिस्ट बनाना, वो अलग मेथड है, तब उसमें जाके जो काम कीजिए, लेकिन ये जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स को लिखा हुआ है, आप जो दोगे, जो आप सोच सकते हो, यहां तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर सोचो या जो सोचो, सब ले लेगा। ठीक है, अब आते हैं मेन क्यों है, तो मेन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, यहां तक कि पाइथन में भी है, वो अलग बात है कि हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है मैनुअली। तो यहां पे क्या है कि मेन मेथड या मेन फंक्शन, सी प्लस प्लस इसको फंक्शन बोल सकते हो, कि मेन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर प्रोग्राम। ये ड्राइवर है, गाड़ी होता ना, गाड़ी एक ड्राइवर चलाता है, बिना ड्राइवर गाड़ी नहीं चलेगा। तो एक प्रोग्राम जो है ना, प्रोग्राम आपका, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होता है किसी प्रोग्राम का, तो एवरी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स विथ योर मेन ब्लॉक। ये मेन का ये ब्लॉक है ना, यही ब्लॉक से बना, मेन से ही आपका सारा स्टार्ट होगा, इसलिए ये मेन हम लोग लिखते हैं, क्योंकि मेन मेथड, जैसे सी प्लस प्लस मेन फंक्शन, यहाँ पे मेन मेथड, इसलिए हम लोग मेन लिखते हैं। वॉइड क्यों है, तो एक और चीज याद रखिएगा आप, सी में बहुत सारा प्रॉब्लम था कि कोई कंपाइलर इंट लिख देता था, कोई वर्ड लिखता था, कोई बोलता था कि मत लिखो, सिर्फ मेन लिख दो। यहां नहीं, इन जावा ऑलवेज यू हैव टू डिक्लेयर दिस मेन मेथड एज वॉइड, यहां इंट नहीं हो सकता है, वॉइड ही आपको करना होगा। क्यों, इसका भी रीजन देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो जब आप प्रोग्राम को रन कराते हो, सिर्फ उसी टाइम कॉल होता है, दोबारा कॉल ये नहीं होता है, और ये मेन मेथड हमारा किसी को भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग टू एनी स्टेटमेंट और एनी वन, दैट इज वाई इट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। मेन कभी किसी को रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न वो करता है जिसको कॉल करते हैं, ये कॉल ही नहीं होगा, ये अपने आप जब एक बार प्रोग्राम को रन कराओगे सिर्फ उसी टाइम कॉल होता है, दोबारा इसको कॉल नहीं करना है, इसलिए ये मेन वॉइड लिखा गया है, क्योंकि जावा का कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया गया है कि हमेशा मेन से स्टार्ट होगा। मेन को कोई कॉल करता है, आपका मन जबरदस्ती करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर लिखना आपको वर्ड होगा, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाया हुआ है कि आप वर्ड लिख के इसको दूसरा नहीं लिख सकते हो। तो क्यों वर्ड होता है, क्योंकि इट इज रिटर्निंग नथिंग। तो अगर कोई फंक्शन या मेथड जब कुछ रिटर्न नहीं करता है तो हम लोग वर्ड लिखते हैं। अब स्टैटिक क्यों लिखते हैं इसको हम लोग, अब देखिए कि आपने मेन मेथड को कॉल किया, ये मेन मेथड कौन सा क्लास का मेथड है, माई फर्स्ट जावा प्रो। तो आपने यहां पे क्या किया, जब इसको हम लोग रन करवाते हैं यहाँ पे कि जावा माई फर्स्ट जावा प्रो, आपने सीधा क्लास का नाम लिखा और ये उसका मेन मेथड को कॉल कर दिया। तो आपको हम लोगों ने डिस्कस किया था एक दो दिन पहले कि किसी क्लास का किसी भी प्रॉपर्टी को, वो चाहे मेंबर डेटा हो या मेंबर मेथड हो, कॉल करने का दो तरीका आपके पास। पहला तरीका सीधा क्लास का नाम और डॉट उसका मेथड का नाम, दूसरा तरीका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, मान लीजिए माई फर्स्ट जावा प्रो का पी इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट जावा प्रो और पी डॉट। तो यहां पे क्या है कि हम लोग जो मेथड को कॉल कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस से कॉल कर रहे हैं, पहला वाला दूसरा वाला, पहला मतलब क्लास का नाम के थ्रू कॉल हो रहा है, या दूसरा इसका ऑब्जेक्ट बन के कॉल हो रहा है। तो क्लास का नाम से कॉल हो रहा है, कि अगर आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करना चाहते हो तो वो मेथड स्टैटिक होना चाहिए, तभी आप उसको कॉल कर सकते हो। आप जब यहाँ किसी क्लास को रन कराते हो ना, जब कोई प्रोग्राम का आप रन करा रहे हो तो आप क्या करते हो, आप क्लास का नाम लिखते हो, जिस क्लास का नाम लिखोगे बाय डिफॉल्ट उसका मेन मेथड कॉल करेगा। आप इसके अंदर दो दो मेथड बना दो, वो दूसरा मेथड कॉल, ये सिर्फ जावा का इंटरप्रेटर सिर्फ मेन को पहचानता है, वही हमारा मेन एंट्री पॉइंट है, वहीं से घुसेगा, उसके बाद आप इसके अंदर से दूसरा मेथड को कॉल करो, जो करना है करो, लेकिन मेन छोड़ के दूसरा मेथड एक, इस क्लास के अंदर में एक से ज्यादा भी मेथड हो सकता है, लेकिन वो घुसेगा मेन में ही बाय डिफॉल्ट। वो जावा का इंटरप्रेटर को सेट किया गया है वैसा कि मेन में ही घुसे, इसीलिए आपको मेन लिखना जरूरी है।
आप मेन लिख के छोड़ के कुछ और लिख दो, गलत हो जाएगा। फिर वो बोलेगा मेन है ही नहीं, क्योंकि बाई डिफॉल्ट उसको मेन ही पता, रटा हुआ है, उसको याद है मुझे मेन में ही घुसना है। तो स्टैटिक इसलिए होता है कि किसी क्लास का, किसी मेथड को हम लोग बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका आंसर मिला। पब्लिक क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, 4 होता है यहाँ पे जावा में। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि इस क्लास का, ये तो क्लास है, और ये जो मेथड, अगर किसी क्लास का कोई मेथड अगर पब्लिक है तो पूरा दुनिया में इसको कहीं से भी डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। प्राइवेट कर देंगे तो नहीं कर पाओगे, प्रोटेक्टेड करेंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आगे आप लोग पैकेज में पढ़ोगे 2-3 क्लास के बाद। तो जब 2-3 क्लास के बाद आप लोग को पढ़ाएंगे ना प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड वगैरह, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि पब्लिक इसलिए, पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी किसी क्लास का जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कहीं से भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मतलब मेन को एकदम ऐसा रखना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो, कहीं से भी कॉल हो जाए, इससे में कोई रेस्ट्रिक्शन, रुकावट नहीं डालना इसके ऊपर में। प्राइवेट कर दोगे तो बाहर से कॉल ही नहीं हो पाएगा। फिर उसको बना के फायदा क्या है जब कॉल ही नहीं होगा? तो हम ऐसा गाड़ी खरीद लिए जो चलता ही नहीं है, तो खरीद के फायदा क्या है? ये तो एक प्रोग्राम है ना, भले ही 3 क्लास है लेकिन प्रोग्राम तो एक ही है ना। तो आप एक प्रोग्राम में किसी एक ही क्लास के अंदर में कोई मेन हो सकता है, 2 क्लास के अंदर मेन नहीं हो सकता। 2 मेन नहीं होगा, जैसे C++ में भी एक प्रोग्राम में 2 मेन नहीं होगा। पहला चीज कि एक प्रोग्राम में 2 मेन नहीं होगा। दूसरा, बढ़िया है, चलिए एक और चीज आपको बता रहे हैं हम। आप जितना भी लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करते हो ना, किसी भी लाइब्रेरी में मेन मेथड नहीं है, हमेशा याद रखना। इसका मतलब आप भी अगर कोई लाइब्रेरी बना रहे हो उसमें मेन गलती से मत बना देना, अगर आप Yes, this is दुनिया what के I लिए have बना रहे heard हो तो। yesterday. हाँ, आप अगर दुनिया के लिए बना रहे हो कि आपका लाइब्रेरी दुनिया यूज करे, उसमें मेन मत डाल देना, क्योंकि दुनिया अपने भी प्रोग्राम में मेन डालेगा और आपका लाइब्रेरी को इंक्लूड करेगा, उसमें भी मेन घुस गया, 2-2 मेन आएगा, प्रोग्राम गलत। एक प्रोग्राम में 2 मेन नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, क्योंकि पढ़ाने का तो हम एक ही दिन में खत्म करा सकते हैं, लेकिन हमको खत्म नहीं कराना है। क्वेश्चन पूछते रहिए आप लोग, धीरे धीरे पता चलते रहेगा। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, आप लोग एक बार हम बताए होंगे शायद पहले, इसको ध्यान दीजिए, तब आप डेवलपर बन जाएंगे श्योर। इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी। व्हेन वी कम टू नो समथिंग अबाउट समथिंग, अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ भी पता चलता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, बट दैट इज नॉट योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। व्हाट इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस? प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, या फिर जब भी आप मुझसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, इंटरनेट पे वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, जो करना है करो, मेरा करो, किसी दूसरे का, जो भी, दैट इज दी ओनली इंफॉर्मेशन। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपका। बट अगर आप चाहते हो कि आपको उस चीज का नॉलेज मिले, जैसे मैंने आपको जावा पढ़ाया, आप ये मत समझना कि आपको जावा का नॉलेज मिल गया है, आपको सिर्फ जावा का इंफॉर्मेशन मिला किसी विशाल सिंह नाम के बंदे से। दिस इज नॉट योर नॉलेज। अब आपको अगर उसका नॉलेज चाहिए तो जो मैंने आपको बताया है, आपको उस इंफॉर्मेशन पे, मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है। नॉलेज इज योर्स। नॉलेज कोई किसी को दे नहीं सकता है, एक्सपीरियंस कोई किसी को दे नहीं सकता है। वी आर शेयरिंग माई, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू। इट मीन्स मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सिर्फ, कि मेरे पास में ये हुआ, मेरे लाइफ में ये हुआ, मैंने ऐसे कोडिंग सीखा, मेरे हिसाब से क्लास ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। दिस इज नॉट योर नॉलेज एंड दिस इज नॉट योर एक्सपीरियंस। यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स योर सेल्फ। सो हाउ यू कैन एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स? यू हैव टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। मैंने आपको जो भी बताया वो सब सारे चीजों का आपको प्रोसेस करना होगा, देन ये आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज बनेगा। और आप जब किसी कंपनी में काम करोगे, जिंदगी भर जो भी काम करते हो, आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के दम पे काम करते हो। सो व्हाट डज दिस प्रोसेस मीन? आप ये प्रोसेस का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे? इसका मतलब कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और अब वो हमारा नॉलेज बन जाएगा। इसका मतलब कि सही में हमारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो प्रोसेस का मतलब चीजों को ऑब्जर्व करो, समझने का कोशिश करो, स्टडी करो। ये जो चीजें बताई जा रही हैं, इससे रिलेटेड दूसरे चीजों का एग्जांपल सोचो कि अच्छा ये जब ऐसे हो सकता है कि एक टीचर नाम का क्लास बन सकता है, तो पैसेंजर भी क्लास बन सकता है, एक कार नाम का क्लास बन सकता है, एनिमल नाम का क्लास बन सकता है, बुक नाम का क्लास बन सकता है, लाइब्रेरी नाम का क्लास बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको जो भी चीज बताया जा रहा है,
वो सारे चीजों को स्टडी करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट करना, उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करना, ये सब सारे करोगे ना, इसका मतलब आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो एंड यू आर कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज। एट द एंड हमारा मकसद क्या है? नॉलेज।